Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Paradise College. आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 2 को आज कंप्लीट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और हमारा आज कूलम्स लॉ का आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो कंटेंट पढ़े हैं मैं उसकी आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि बेटा हमने कूलम्स लॉ में की डेफिनेशन को पढ़ा था और कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखा था। आपको ये बताया था कि ये सारे का सारा जो लॉ है ये एम्पिरिकल लॉ है। ठीक है, और एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है इस पे बात हुई थी। फिर आपको अच्छे से याद होगा कि इससे पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या है, अनलाइक चार्जेस क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं। इसके अलावा ये दो चार्जेस एट रेस्ट हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो ये इनकी एम्पिरिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और एम्पिरिकल किसे कहते हैं इस बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली कि आप उन चीज़ों को साथ साथ समझ रहे होंगे। आज बहरहाल हम कूलम्स लॉ को कंप्लीट करेंगे और कूलम्स लॉ की क्या क्या कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर उसमें क्या क्या हेडिंग्स हैं उसको मैं एक दफ़ा आउटलाइन की शक्ल में बता देता हूँ। आपको कूलम्स लॉ की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हम उसकी इफेक्ट ऑफ मीडियम पे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम के बाद हम उसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम लाइक और अनलाइक चार्जेस दोनों पर वेक्टर फॉर्म वाले रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसको हमने आज कंप्लीट करना है। तो आपको मैं एक दफ़ा प्रीवियस जो हमने स्लाइड्स थी वो भी आपको साथ साथ दिखा देता हूँ कि किस पर हम बात कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन डिटेल। तो बेटा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन की दो चार्जेस के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और आपको ये बात बताई थी कि कूलम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये इसके बाद नीचे आपके को एक डायग्राम दिखाई दे रही है, ये वो बात है जो आप कर चुके हैं। दो पॉइंट चार्जेस जिनके दरमियान आर डिस्टेंस है और ये उस फोर्स का रिलेशन लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो जैसे जैसे Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ेगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। एक्सप्लेनेशन, तो लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 जिनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस r है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। और मैंने आपको ये बात उस दिन बताई थी कि इसको प्रैक्टिकली तौर पर क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए बारहा जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो जो रिलेशन हमारे सामने आ रहा था वो ये था कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ रहा था ये फोर्स बढ़ रही थी। कल की एग्जांपल आपको याद होगी, हमने कहा Q1 को अगर 1 कूलम ले, Q2 को भी 1 कूलम ले और इनके दरमियान आने वाली फोर्स को अगर आप नोट कर लें, देन आप चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें 2 कूलम एंड 2 कूलम, देन यू कम टू नाउ कि अब जो आने वाली फोर्स होगी वो पहले वाली फोर्स से 4 गुना ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा आएगी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ रही है और ये इंपीरिकल है, यानी इसकी लॉजिक सामने नहीं आई कि ऐसा क्यों है। जिस तरह ग्रेविटेशनल लॉ में फोर्स जो थी वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है ना। एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको इस तरह से बताया था कि हम अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो प्रैक्टिकली ये सामने आया कि फोर्स 4 टाइम्स कम हो गई, यानी 4 गुना कम हो गई। ठीक है, और अगर डिस्टेंस को ट्रिपल करते हैं तो फोर्स 9 गुना कम हो गई। ठीक है,
और इसी तरह से हमें ये रिलेशन आ रहा था, तो हमारा लॉ इन दो बातों पर था, तो हमने इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब इक्वल से रिप्लेस करें तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये VAC आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, कोई किसी किस्म का अभी मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो K कूलम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास 1/4πε0 कल बताई थी, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, और याद रखें जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती हैं। यहाँ इस वक्त इस वैल्यू को इसके इक्वल क्यों है ये फिलहाल सब्जेक्ट नहीं है, वरना इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हिस्सा है, उसमें हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये किस तरह है। तो आपके सिलेबस में इसके रिजल्ट को कैलकुलेशन को डिस्कस नहीं करना है, आपने अलबत्ता इसकी ये अलजेब्रिक फॉर्म को भी याद रखना है कि K किसके इक्वल है जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो। और 4 पाई पे भी बात हो चुकी है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जरा गौर से देखें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ ये एक लार्ज वैल्यू है। और इसका यूनिट किस तरह से फाइंड होगा, तो आपको ये पता था कि K को अगर इस इक्वेशन में सेपरेट करें तो आपके पास फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या बनेगा आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, तो डिवाइड करके पर कूलम स्क्वायर। तो ये जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स होते हैं ये हमेशा इक्वेशन की मदद से एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं। मोर ओवर हमने ये डिस्कस करना है कि वैक्यूम के केस में K की वैल्यू को जब आप पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो बच्चों ये जब कुछ फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट होती हैं और कुछ मीडियम इंडिपेंडेंट, जैसे अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो दो मैसेज के दरमियान अगर कोई चीज रख भी दें तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ इस तरह से नहीं है कि जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो मीडियम के इंट्रोड्यूस कराने पर इफेक्ट कर जाती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, तो फोर्स की वैल्यू ये है, वेयर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये वैक्यूम परमिटिविटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और मीडियम इंट्रोड्यूस कराने पर फर्क क्यों पड़ता है, इसकी डिटेल हमारा आने वाला आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वहां पर हम इस चीज की रीजन देखेंगे लॉजिकली कि आखिर क्या वजह है कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम रखें तो उसकी फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन फिल वक्त हम अपनी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं कि बेटा अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो फिर उसका कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी वैल्यू आपने अब याद भी रखनी है 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा, इसका यूनिट किस तरह से आपके सामने आया, तो आप देखें जरा कि K की वैल्यू अभी आपके सामने थी और इसका यूनिट क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो यकीनन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1/4 इंटू K आ जाएगा, ठीक है। तो K चला जाएगा डिनोमिनेटर में, आप इसे पेपर पेंसिल पे करके भी देख सकते हैं बाद में। तो यकीनन K का यूनिट जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट बेटा ये है कि कूलम फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स एंड इफ वी इंट्रोड्यूस एन इंसुलेटर, ब्रैकेट में लिखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये बात अभी आने वाली है। तो जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग बॉडी रख दें, कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कोई बर्फ का ब्लॉक, कोई भी चीज ऐसी रख दें,
तो ये फोर्स जो जितनी पहले थी उतनी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें कमी आ जाएगी, ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात करने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो बाकायदा हेडिंग बनेगी वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। देखिए, if there is dielectric medium of dielectric constant epsilon r between two point charges, देखिए अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, मैं अभी डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, लेकिन फिल वक्त इसको एक डायग्राम में भी देखें कि देखें केस हमारा ये था कि Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड को आपने फिक्स रखा, आर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू को आपने फिक्स रखा, तो फोर्स उनके दरमियान एक कांस्टेंट है यकीनन, तो ये फोर्स तो थी। लेकिन अब आप देखें कि Q1 Q2 के दरमियान एक इंसुलेटर रख दिया, तो इसको हम ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? तो देखिए, ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर डाइपोल बन जाए। डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब सर होता है, तो जिसके दो एंड्स बन जाएं, ठीक है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आर्टिकल में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर अपना एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और चार्ज की सेपरेशन उसमें हो जाती है। तो फिल वक्त आपने इतना याद रखना है कि जब डाइपोल को जब इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे और वो डाइपोल बन जाए तो ऐसा इंसुलेटिंग बॉडी कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ये फिल वक्त आपने याद रखना कि ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है और हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है। पहले तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम का आपको पता है कि जो कांस्टेंट था वो था एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है वो हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। तो अब मीडियम इंट्रोड्यूस कराने पे जो फोर्स की वैल्यू है वो देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के साथ आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपकी बनेगी कब? जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इन्वॉल्व होगा। बाकी सारी वैल्यू उसी तरह Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है कि देखें आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि 1/4 पाई, क्योंकि एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम परमिटिविटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास E इंटू मीडियम के इक्वल होता है। तो पहले स्टेप में आप इसको E इंटू मीडियम एप्सिलॉन इंटू मीडियम से भी रिप्लेस कर सकते थे और बाद में इसकी वैल्यू को दिखा देते। एनी हाउ आप इस स्टेप को डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम के इक्वल होता है। अब बेटा आप जरा इधर देखें। याद रखना एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी किसी भी इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटिंग बॉडी के लिए ये वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी। मैं अभी एक टेबल आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, लेकिन इधर देखें जरा, कोई भी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आएगी और वो 1 से बड़ी होगी, तो मैथमेटिकली ये बात सामने आती है कि कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में जब 1 से ग्रेटर आ जाए तो रिजल्ट कम हो जाता है। मसलन अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो रिजल्ट हाफ रह जाता है, तो यहाँ पे 3 लगाते हैं तो रिजल्ट 1/3 रह जाता है। तो यकीनन डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 से जैसे जैसे बड़ी आती जाएगी मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए फोर्स वैसे वैसे रिड्यूस होती जाएगी। यानी यहाँ पर अगर आप कोई पेपर रखते हैं और बाद में प्लास्टिक रखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे वाटर का कोई छोटा सा ब्लॉक रखते हैं, तो तीनों केसेस में या डिफरेंट केसेस में फोर्स का रिड्यूस होना एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू तमाम मटेरियल के लिए सेम नहीं है।
तो आप जरा इधर देखिए, एप्सिलॉन आर पे हाथ रख लें, तो एप्सिलॉन आर पे हाथ रख लें तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी सारी की सारी वैल्यू वही पुरानी है। आप अगर एप्सिलॉन आर पे हाथ रख लेते हैं तो बाकी सारी वैल्यू आपके पास एफ वैक्यूम वाली है। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आ गया, अगर एप्सिलॉन आर पे हाथ रख लेते हैं तो ये आ जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये आपके पास जो इक्वेशन है, इससे आगे अब हम बात को करने लगे हैं। इसमें देखें बेटा, एक आपके पास टेबल स्क्रीन पे दिखाया गया और यही टेबल आपके पास बुक में भी मौजूद है। इसमें डिफरेंट मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं। अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, तो कोई इसका मतलब है वैक्यूम के केस में मीडियम और वैक्यूम की वैल्यू सेम रह जाती है। तो वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम या फ्री स्पेस के केस में तो ये वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये हमेशा 1 नहीं रहती। जैसे एयर की वैल्यू 1 ATM पर, यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद है तो आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू 1.0006, इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डिफरेंट टाइम्स में पेपर में आपसे पूछी गई हैं। तो जैसे वैक्यूम के केस में ये वैल्यू कॉमन है, आपने इसको याद रख लेना है। एयर के केस में ये 1 से के बहुत क्लोज है, क्लोज टू 1 है। लेकिन आप देखें, अमोनिया लिक्विड इंट्रोड्यूस कराया तो वैल्यू 22 से 25 तक डिफरेंट केसेस में चली जाती है। तो फिर तो फोर्स यकीनन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 22 पुट करेंगे। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स में ये वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो दी है वो डिस्टिल्ड वाटर की है। तो आप समझ गए होंगे, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टिल्ड वाटर इंट्रोड्यूस कराया तो फोर्स सबसे ज्यादा कम होगी, और अगर आप वैक्यूम के बाद एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फोर्स में इफेक्ट बहुत कम आएगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो एक बात सामने आई कि वैक्यूम के केस में फोर्स ग्रेटर थी और मीडियम इंट्रोड्यूस कराने पे फोर्स कम हो गई, ठीक है। एंड एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दो फोर्सेस की रेशो होती है। कब? जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो और डिवाइडेड बाय उस फोर्स से जब दो फोर्सेस के दरमियान मीडियम हो। तो ये आपको दिखाया भी जाएगा अभी स्क्रीन पर। जैसे ये दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इंट्रोड्यूस कराया, ये पहले वाली डायग्राम है। तो फोर्स, तो रिलेटिव परमिटिविटी पहले थी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, अब है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कब? व्हेन देयर इज फ्री स्पेस, यस, ये वाली वैल्यू। टू का मतलब डिवाइडेड है टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब है दो फोर्सेस की रेशो फाइंड ले लें तो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती जाएगी डिफरेंट केसेस में। ओवरऑल इस वैल्यू को आपने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होगी, ये एक एक्सप्रेशन है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब जरा एक बात बेटा आपकी कंप्लीट हुई कि इफेक्ट ऑफ मीडियम, के मीडियम इंट्रोड्यूस कराने पर क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बात बताई जाएगी कि किस तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो अपने अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है और खुद एक डाइपोल बन जाता है। तो इसको जब हम उस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो वहां इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। यहाँ फिल वक्त आपने इतना ही देखा है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर है। अब जरा
यहाँ तक की बात को आप 1 मिनट के लिए देख लें कि इफेक्ट ऑफ मीडियम में हमने क्या कहा था कि जब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कराएंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो पहले जिस तरह से फोर्स को आपने देखा कि चार्जेस फिक्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड्स फिक्स हैं, तो फोर्स भी फिक्स है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की डेफिनेशन ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल बन जाए, ठीक है। तो इस केस में आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनी, मैथमेटिकल फॉर्म आई सामने, वो ये आई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि पहले कांस्टेंट सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, तो ये एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। इसका मतलब है पहले वाले कांस्टेंट के साथ ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी वैल्यू वही है। आप अगर एप्सिलॉन आर पे हाथ रख ले, इसको छुपा ले, तो एफ मीडियम की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये देखिए इस फॉर्म में आपने देखा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा चूंकि 1 से ग्रेटर होती है, तो ये बात सामने आई। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपके सामने टेबल है कि एफ वैक्यूम ग्रेटर होगा एफ मीडियम से, ठीक है। तो बात ये सामने आई कि दो चार्जेस के दरमियान अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यकीनन फोर्स रिड्यूस हो जाती है। क्या तमाम मीडियम के लिए एक जैसी रिड्यूस होती है, तो बात है बिल्कुल नहीं। इस टेबल के मुताबिक सबसे कम रिड्यूस कब होगी वैक्यूम के अलावा, तो वो एयर के केस में, और सबसे ज्यादा कब होगी डिस्टिल्ड वाटर के केस में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम के बाद आपने ये देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फोर्स की रेशो से फाइंड कर सकते हैं। दो चार्जेस के दरमियान जब उनके दरमियान फ्री स्पेस है, उस फोर्स को लें, डिवाइड कर दें उस फोर्स से जब दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करना, तो ये दो फोर्स की रेशो आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो ये बात आपकी बेटा कंप्लीट हुई। अब चलते हैं कि देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और अभी तक हमने उसकी डायरेक्शन की बात नहीं की, अभी तक हम उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। डेफिनेशन में भी आपने देखा, एक्सप्लेनेशन में भी देखा, और मीडियम के इंट्रोड्यूस कराए जाने के इफेक्ट में भी देखा। लेकिन अब हम बात करने लगे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन एक लाजमी चीज है। तो अब हम देखेंगे बेटा कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको दो पॉइंट चार्जेस उसी तरह दिखाई दे रहे हैं, Q1 Q2, और इनके दरमियान डिस्टेंस है स्मॉल r। आपने बेटा किसी चीज को चेंज नहीं करना, Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड भी उसी तरह से है, उनके दरमियान डिस्टेंस स्मॉल वो भी फिक्स है। ये इस एरो को जरा देखिए, अगर हम पहले केस में ये सपोज कर लें कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो फिर यकीनन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। F1 F2 दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जरा इस एरो को देखिए जो Q1 के साथ दिखाया गया है, इसके ऊपर लिखा है F12। जरा इस बात को प्लीज गौर कर लीजिए, F12 का मतलब क्या है। F12 का मतलब है Q1 पे फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है 2। ये लिखने की सिमेट्री आपने याद रखनी है। F12 का मतलब है फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है सेकंड की वजह से, यानी 1 पे लग रही है 2 की वजह से, ठीक है। और इसको देखिए F21, इसका मतलब है 2 चार्ज पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो यकीनन इनके एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाए जाएंगे। और अब यहाँ पर आपको जो ये R12 है, ये क्या बता रहा है कि Q1 पे जो Q2 फोर्स लग रही है ये उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आप इसको F12 का यूनिट वेक्टर भी ले सकते थे, लेकिन बुक चूंकि R12 ही दिखा रही है तो आप भी इस तरह बताएंगे
कि इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ये है R12। इसी तरह इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ये है R21। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आपके सामने है। अपग्रेड। तो बच्चों, सिंस कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, ठीक है, सिर्फ Q1 Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता, बल्कि Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट और रिपेल उसी तरह से करता है। तो ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ये भी आपने इसका एमसीक्यू में के तौर पर याद रखना है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी म्यूचुअल फोर्स थी। लेट्स कंसीडर, आपने जरा इस सेंटेंस पे गौर करना है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया गया। लेट्स कंसीडर, इन एरोज को भी सामने रखना। F21 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय, देखें F2 का मतलब क्या है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। जिस तरह F12 का क्या मतलब था, Q1 पे फोर्स लगा रहा था Q2। F21 का मतलब क्या है, Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से। तो F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, और इसका यूनिट वेक्टर R21 है, जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसी तरह F12 क्या है, जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, ठीक है। इसकी सिमेट्री को याद रखना। मैं फिर बताता हूं, F12 का मतलब है Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2। F21 का मतलब है Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो बेटा F21 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कोई भी वेक्टर दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। मैग्नीट्यूड तो आपके सामने वही होगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर आएगा R21। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म लिखी है, कब, कौन सी, जब फोर्स लग रही है Q2 पे और लगा रहा है Q1। इसी तरह F12 क्या होगी तो आप समझ जाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिकल न्यूमेरिकल यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म, लेकिन यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12। ये म्यूचुअल फोर्सेस की वैल्यू लिखी है, F21 की और F12 की, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर द सेम, इट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इक्वल आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों के केस में सेम आ जाता है और आर भी आपने फिक्स रखा है, तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है। लेकिन यही बात आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों फोर्सेस देखें, Q1 Q2 को के ऊपर फोर्स जो लगा रहा है वो लग रही है लेफ्ट से राइट, और Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है राइट से लेफ्ट। इट मीन्स के देखिए इनके एरोज को देखिए, इनकी यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये बात आपको स्क्रीन पे दिखाई कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, यानी यूनिट वेक्टर ऑपोजिट हैं। जरा इसको बाकायदा पुट करते हैं इक्वेशन में। तो F21 क्या बनी, F21 की वैल्यू जो आपने अभी स्क्रीन पे देखी थी, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए F21 की इस वैल्यू को जरा देखिए। इस वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो इसमें R21 की वैल्यू क्या बनती है, R21 की वैल्यू -R12 है। तो जब आप इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो पुट करने पर आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसका मतलब है आप F21 और F12 के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है इस माइनस को आप अगर सेपरेट कर दें, बाकी सारी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो बेटा ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये F12 की वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो आपके पास एज फ्रॉम इक्वेशन, तो आपके पास F12 आ जाएगा, ये था।
तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें इस ब्रैकेट के अंदर, तो आपके पास या डायरेक्टली आप इनको कंपेयर कर लें या इन वैल्यूज को पुट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे कर लें। आपके पास रिजल्ट ये आएगा F21 बराबर है माइनस F12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म तो आपके सामने मैंने फाइंड की उस केस में जब दोनों चार्जेस मैंने पहले बताया था कि लाइक चार्जेस हैं, लेकिन एक मैं छोटी सी असाइनमेंट आप बच्चों को दे रहा हूं, और वो ये है कि आपने इसी तरह की वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है जब दोनों अनलाइक चार्जेस हों। तो फिर तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे बल्कि अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्या तब भी यही रिजल्ट आएगा वेक्टर फॉर्म का, या ये माइनस उसमें नहीं होगा? ये आपसे कल पूछा जाएगा, और आपने इसी तरह की डायग्राम बना लेनी है पहले एक कॉपी पर, और उस पर आपने इनके एरोज को सेट करना है, और फिर तरतीब का ख्याल रखना है F12 की वैल्यू और F21 की वैल्यू। तो मुझे अनलाइक चार्जेस के केस में भी ये रिजल्ट आपने फाइंड करके बताना है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसके सारे कंटेंट्स को आपने देखा होगा, और